चुनावी जादूगर के तौर पे अमित शाह की इमेज बनी उत्तर प्रदेश की रणभूमि में, और इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि चुनावी जादूगर की वो छवि बरकरार है या फिर चूर चूर हो गई। इस वक्त हम कैंपेन ट्रेल पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ। स्वागत है आपका। शाह साहब, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव एक तरीके से तय करेगा कि आप मैन ऑफ द सीरीज हैं या एक चुनाव के मैन ऑफ द मैच? देखिए, कभी भी कोई एक चुनाव किसी भी कार्यकर्ता या नेता का छवि बनाने में सक्षम नहीं होता। मैं बचपन से काम करता हूँ, कई चुनाव लड़ा हूँ, ऐसे ही एक चुनाव है, इसको इतना बड़ा हाइप देने की जरूरत नहीं। मगर आपके हिसाब से इसकी हार जीत ही महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डीमोनेटाइजेशन के शुरुआती दिनों में जो फीडबैक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रहा था, वो ये बता रहा था कि बीजेपी बहुत आगे है। आप खुद 300 सीटों की बातें कर रहे थे। अब जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि कांटे की टक्कर है, हर सीट पर लड़ाई। थोड़ा चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है आप भी कहोगे कि चुनाव में हम बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्वाभाविक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन का हमें फायदा है ही, परंतु हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था है। 15 साल से सपा बसपा बसपा सपा फिर से सपा, ये जो क्रम चला है वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे से भटका दिया है। कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी इंतहा पर है, किसानों की बदहाल हालत है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हर मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का, चाहे किसान का धान न खरीदा जाता हो, चाहे गन्ना किसान का पेमेंट न होता है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा हो। हर चीज में उत्तर प्रदेश में जनता के अंदर एक आक्रोश पड़ा है, और मैं स्पष्ट रूप से परिवर्तन की लहर देख रहा हूं, जिसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। पर क्या आपको लगता है कि जो यूपी के लड़के साथ आए हैं उनसे सपा और कांग्रेस दोनों को फायदा हो रहा है? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश सरकार की, वो कहते हैं ये तो शिवपाल से नाराजगी थी, मेरे अंकल से नाराजगी थी, मेरा नहीं, मेरी साफ छवि है, देखो मोदी जी बात करते हैं, मैं काम करता हूँ। दो चीजें हैं, शिवपाल आज कहाँ है? सपा में ही है। सपा में ही। गायत्री प्रजापति कहाँ है? सपा में है। आजम खान कहाँ है? सपा में है। पवन पांडे कहाँ है? एक भी सपा के सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटा। एंटी इनकम्बेंसी कंस्टिट्यूएंसी में होती है राहुल, एंटी इनकम्बेंसी स्टेट में होती है। स्टेट या कंस्टिट्यूएंसी, किसी की एंटी इनकम्बेंसी कम होने का कोई सवाल ही नहीं। पर वो अगर कोई इस तरह के छलावे वाली रणनीति बनाकर देता है और कोई नेता इस पर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान ही होगा। उल्टा उन्होंने 100 सीटों पर से अपनी संभावनाएं कम कर दी नहीं। पर और जहां तक काम का सवाल है, आज भी लखनऊ में हजारों लोग मेट्रो में बैठने जाते हैं और बैठे बगैर वापस चले आते हैं उद्घाटन के 3 महीने बाद भी। नहीं, पर कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि शिवपाल जिस तरह के लोगों को टिकट देना चाहते थे, वो जो सपा की सोच है, नहीं भैया, फ्रेश क्लीन यंग कैंडिडेट्स हैं। एक भी फ्रेश कैंडिडेट नहीं है। आप कहीं और जी रहे हो, यूरोप में जी रहे हो, यूपी का आपको जमीनी हकीकत, एक भी फ्रेश कैंडिडेट नहीं है। सारे के सारे एमएलए के टिकट रिपीट कर दिए गए। आपको जमीनी जानकारी ही नहीं है, ना आपका होमवर्क ठीक है। सारे सपा के कैंडिडेट रिपीट कर दिया। नहीं, पर अखिलेश फ्रेश कहां से आएगा? 206 थे, उनके हिस्से में सीट ही 203 आई है। पर सर, सोच की बात है ना, वो एक पुरानी सोच थी, मुलायम जी की सोच थी। ये एक प्रो डेवलपमेंट, मेट्रो की बात करने वाले, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े हाईवे की बात करने वाली सोच है। देखिए, ना दिल्ली से लखनऊ तक का हाईवे चालू हुआ है, ना मेट्रो हुई है। 5 साल समाप्त हो चुके। आप दिल्ली से लखनऊ के मेट्रो पे हाईवे पर जाइए, आगरा तक जो बना था वो ठीक है। आगरा से लखनऊ 17 जगह पे रोड पर से नीचे उतरना पड़ता है। बन तो रहा है बन तो रहा है ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, मगर 5 साल में बन जाना चाहिए था। एक रोड नहीं, हर गांव सड़क से जुड़नी चाहिए, तब जाकर डेवलपमेंट होता है। मेट्रो का भी उद्घाटन किया, मेट्रो चलती नहीं है। नहीं, पर 5 साल हो गए भैया, कोई कम समय नहीं मिला उनको। राहुल और अखिलेश जब साथ में आते हैं, उनके रोड शोज में आप देखिए, युवा पीढ़ी काफी हद तक आ रही। लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम और यादव वोट से जुदा यंग जो लोग हैं, बियॉन्ड कास्ट, वो भी अखिलेश और राहुल को वोट। देखिए, मेरा आपको आपकी कैरियर के लिए एक निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश को रोड शो से मत दिखिए, उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इच्छा क्या है।
और उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। नहीं, पर आप ये मानेंगे कि एक तरीके से जो मोमेंटम फर्ज कीजिए अक्टूबर नवंबर के महीने में था, वो मोमेंटम थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन में स्विंग बहुत मैटर करता है, पहले तेज रफ्तार से आपकी हवा चल रही थी, अब वो हवा थोड़ी रुकी है, आप मानेंगे इसको? हो सकता है मीडिया में ऐसा हुआ, जमीन पे नहीं हुआ। जमीन पे नहीं। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें आनी? अनुमान लगाना अभी कठिन है, क्योंकि 2 ही चरण अनुमान के लिए ठीक ठाक लगा सकते हैं चरण का, मगर 2 चरण में हम 90 से ज्यादा सीट पाएंगे। नहीं, क्योंकि अगर हम फर्ज कीजिए हाल के विवाद देखें, आपका एक ऑडियो टेप आया जिसमें जाटों से आप बातचीत कर रहे थे, वो सही है या गलत, लेकिन जिन मुद्दों पे चर्चा हुई उससे लोगों ने कहा कि आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आप उनका ऑडियो सुन लीजिए, लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों से कि हमसे नाराजगी मत रखो, हमें वोट दो। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का सवाल इसलिए नहीं, क्योंकि वो ऑडियो टेप और पूरी टेप सुन लो, गिड़गिड़ाने का सवाल नहीं है। मैंने ठीक तरीके से अपील की है जाट मतदाताओं को, और न केवल जाट मतदाताओं को, सारे मतदाताओं को मैंने अपील करी है, और अपील अहंकार से नहीं होती है। पर आप मानेंगे कि कुछ हद तक जाट रिजर्वेशन को लेके हरियाणा में जाटों पे जो केसेस हुए उनको लेके लोगों में नाराजगी है, उनको लगा कि 2014 में जो उम्मीद थी बीजेपी ने वो उम्मीद पूरी नहीं की। देखिए, 2014 में जो हमारे पास से उम्मीद थी वो देश अच्छा चलाने की थी, और आप ही की किए गए सर्वे के अंदर आता है कि 300 सीट आ रही है बीजेपी, सिर्फ अकेले बीजेपी, देश का मूड में। करेक्ट। नॉर्थ इंडिया में आप बता रहे हो कि हमें सबसे ज्यादा सीटें, बहुत ज्यादा सीटें आती हैं, पंजाब में तो नहीं मिल रही थी आपके सर्वे में, तो नॉर्थ इंडिया में बचा क्या? राजस्थान लिया नहीं है आपने, उत्तर प्रदेश ही बचता है भैया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही बचता है। अभी का सर्वे है ये, 2 सांसदों के मिलने के बाद का सर्वे, क्योंकि ये आपका बयान चुनाव के दिन भी चलेगा, वोटिंग के दिन भी चलेगा और काउंटिंग के दिन भी चलेगा, तो आपका मानना है कि 2014 की जो परफॉर्मेंस थी वो बरकरार रहेगी अगले इस चुनाव में भी? निश्चित रूप से बरकरार रहेगी, निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पर फिर बीजेपी खेमे में इस वक्त इतनी नाराजगी क्यों है? फर्ज कीजिए टिकटों को लेके आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं से बातचीत करो, वो जो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है कि लगे कि हम जीत की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं अग्रसर। टिकट तो जहां माहौल अच्छा होता है वहां स्पर्धा होती है, और जब एक सीट पर कोई 42 लोग, 30 लोग, 35 लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलता है तो कुछ समय के लिए होता है। आप फर्स्ट और सेकंड में 2-3 दिन पहले चले गए होते, सारे एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो, आज थर्ड पे चले जाइए, एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम पे लगे, ऐसी बात। एक सवाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं और वो कहते हैं कि अगली बार अमित भाई का इंटरव्यू करो, ये जरूर पूछना कि अमित शाह को बाहर के नेताओं से इतना क्या लगान है कि वो बाहर के लोगों को टिकट देते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो खुद का कार्डर है, जो इतने साल काम कर रहा है, आप उसको दरकिनार करके बाहर वाले को टिकट ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर से पहली बात तो ज्यादा आए वो भ्रांति है। 403 में से 80 लोग बाहर के कह सकते हो, मगर वो भी 2-2.5 साल से हमसे जुड़े हैं। और जब इलेक्शन के पहले पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर कोई आता है तो हम उसको जनता के सामने, जनता के आदेश के लिए रखते हैं। हमने सरकार बनने के बाद चुनाव होने के बाद तोड़फोड़ नहीं करी है। इलेक्शन के 2 साल पहले कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है, हमारे साथ जुड़ता है, मैं नहीं मानता इसमें कोई नहीं, पर उसमें दिक्कत सार्वजनिक जीवन का औचित्य टूटता है। कार्डर उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करता। रीता बहुगुणा जोशी को जगह जगह जाके, घर में जाके लोगों से विनती करनी पड़ रही है कि मेरे लिए आप कैंपेनिंग करो। नहीं तो हर जगह पे कैंडिडेट करते हैं राहुल जी, आप बने नहीं हो ना कैंडिडेट, हर कैंडिडेट घर के नहीं, वो बीजेपी वालों से कह रहा है कि मेरे लिए कैंपेनिंग करो। नहीं, ऐसा नहीं, लोग नहीं करना का चुनाव उठ चुका है, अच्छे तरीके से लड़ रही है और वो अच्छे से जीत भी जाए। एक सवाल और जो आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर उठता है वो ये है कि आपने कहा, हमला किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ये परिवार वालों के लिए टिकट मत मांगो, बच्चों के लिए टिकट मत मांगो। 370 में से फिर 39 टिकटें आपने बच्चों को दे दी, तो अब 39 टिकटें आपने बच्चों को दी, तो आप में और कांग्रेस में क्या? 39 नहीं है, लगभग 26 सीटें हैं। मगर आप एक बात, परिवारवाद की व्याख्या जो मीडिया करता है, मैं परिवारवाद की व्याख्या उसको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। अच्छा कि आपने पूछ लिया, परिवारवाद किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी जी के बाद कोई योग्यता देखे बगैर राजीव गांधी पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके बाद
सोनिया गांधी बनती, इनके बाद राहुल गांधी बनते, उनके बाद उनके बेटे बनेंगे, इसको परिवारवाद कहते हैं। मुलायम सिंह जी के बाद इतने सारे नेता होने के बावजूद भी अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसको परिवारवाद कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे बनते हैं, इसको परिवारवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कुछ नेताओं के बच्चे जो पार्टी के लिए काम करते हैं 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, उनको एमएलए का टिकट दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। नहीं, पर आपने ये पहले सुन लो भैया, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद वो है कि वो बेटा है, इसके लिए इसकी सीट रिजर्व हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 15-20 साल से कोई कार्यकर्ता काम करता है, उसको टिकट मिलता है क्योंकि उनके पिताजी भाजपा के नेता है, इसलिए टिकट ना देना भी ठीक नहीं है। इसको आप परिवारवाद जो और पार्टियों का इससे साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपने ये लॉजिक दिया, आप ही की पार्टी से किसी ने फोन किया और लॉजिक दिया कि ये सब तो ठीक है कि 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, जैसे पंकज सिंह 10 साल से काम कर रहे हैं, वो ठीक है, उसमें 10 साल से नहीं 15 साल से पार्टी के महासचिव हैं। उसमें किसी को परहेज नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट तो अभी जुम्मे के जुम्मे हुए, उनको पार्टी में ज्वाइन किया, उनको भी आपने टिकट दे दिया। ये तो 10 साल से नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में तो स्वामी प्रसाद भी 10 साल से नहीं है, मगर उनका बेटा और वो दोनों सार्वजनिक जीवन में बहुत समय से बेटा भी है। तो आप क्या कहते हो? आप जैसे, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार के तौर पे, आपका कैडर भी तो पूछता होगा, आपके टिकट वाले भी तो पूछते होंगे कि बाहर वालों को आप क्यों देते हो? देखिए, क्या बीजेपी में लीडरशिप की कमी है? कैडर में जहाँ स्पर्धा होती है वहाँ ये मुद्दे उठते हैं, जरूर उठते हैं, और उठना लाजमी भी है। हमारी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, मुद्दे उठने ही चाहिए इस तरह के, मगर हम समझाते भी है, कैडर समझता भी है, ऐसा नहीं है राहुल। एक बड़ा मुद्दा अमित भाई इस चुनाव में है डिमोनेटाइजेशन का। क्या आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं, आप चाहें ना चाहें, ये नोटबंदी के फैसले पर भी एक रेफरेंडम है? हो भी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीतेंगे आप वो रेफरेंडम? जरूर, क्योंकि आपका जो प्राइमरी वोटर है, जो आपका ट्रेडर, बनिया कम्युनिटी, अग्रवाल समाज का जो वोटर है, उसमें ना आप 1960 की भारतीय जनता पार्टी की बात, आपके बड़े सपोर्टर्स तो हैं ही। पहले सुनो, ये तो है ही, इससे मेरा डिनाई नहीं है, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जब मेरी पार्टी राजनीतिक रूप से बहुत स्वीकृति नहीं थी, तब से हमारे साथ जुड़े, मन से सम्मान करता हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी अब बहुत विस्तीर्ण हो गई, एक सर्वस्पर्शीय काम का मॉडल हमारा खड़ा हुआ है। गांव में भी हम है, पिछड़ों में भी हम है, दलितों में भी है, किसानों में भी हम है, और सबसे ज्यादा युवाओं में। पर आप मानेंगे कि व्यापारी वर्ग में नोटबंदी को लेकर खासतौर पर नाराजगी है? सबसे ज्यादा नाराजगी हर रोज व्यापारियों की यूपी में हत्या होती है इससे, और भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो कतई नहीं होगा, उनको भरोसा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद 13 व्यापारियों की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है, 13 व्यापारी उससे नाराज है। आप थोड़ा चश्मा ठीक कर लीजिए, नाराजगी किस बात से? चश्मा हमारा एकदम ठीक है, 20/20 आईसाइट है, अभी चश्मे नहीं, मैं बताता हूँ नाराजगी किस चीज, आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप नोटबंदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जो शुरुआत में स्पीचेस हो रही थी नवंबर के बाद, लगातार नोटबंदी का जिक्र हो रहा था। अभी हम लोग कुछ दिन कैंपेन ट्रेल पे निकले, नोटबंदी का जिक्र या तो नहीं हो रहा है या फिर एकदम आखिर में हो रहा है। लगता है कहीं प्रायोरिटी में कम हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं? मुझे मालूम नहीं, हर भाषण में होता है, मेरे भी हर भाषण में। आप चाहते हैं कि नोटबंदी पर ये रेफरेंडम बने? मैं तो चाहता हूँ कि विपक्ष उसको मुद्दा बनाए। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो है ही, हम तो लेकर निकले ही। नुकसान नहीं हुआ आपके हिसाब से? पक्का नहीं हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने पीड़ा सही, अब इंतजार है फायदे का। फायदा कहाँ पे है? फायदा हुआ ही है भाई, कैसे? काफी फायदा हुआ है। आप बजट को स्टडी कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। नोटबंदी का फायदा नहीं, वो तो इसी के कारण होता है, सिस्टम में रुपया है, इसीलिए तो इतनी लिबर्टी मिलती है। किसानों को 10 लाख करोड़ का ऋण कहाँ से देंगे अगर बैंक में पैसा ही नहीं आया होता? तो पैसा है इसलिए दिया है हमने। मुद्रा बैंक योजना के लक्ष्यांक को बढ़ा दिया, स्वरोजगारी का, ये 1.5 लाख लोग और बढ़ा दिए। कहाँ से बढ़ा दिए अगर पैसा न होता तो? हम किसानों को ऋण माफ करने जा रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कहाँ से करते अगर पैसा न होता तो? गन्ना किसानों का 14 दिन में पेमेंट देने का वायदा हमने किया, एक कॉर्पोरेट खड़ा कर। ये सारी चीजें इसलिए हुई कि सिस्टम में पैसा आया। नहीं, मेरे सवाल का परिप्रेक्ष्य ये था कि लोग कह रहे हैं कि हमें फायदा क्या। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप रियल एस्टेट में घर खरीदने जाओ, ऐसा नहीं है कि व्हाइट में पैसा ले रहे हैं, अभी भी ब्लैक में मांग रहे हैं। सुनो ना, 10 लाख करोड़ का कृषि ऋण का एक कॉर्पोरेट बना नाबार्ड के अंदर, तो इसका ये ऋण किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। तो किसानों को फायदा हुआ है। स्वरोजगारी के लिए 1 लाख का लक्ष्यांक और बढ़ाया गया।
मुद्रा बैंक का, तो वो किसको होगा? बेरोजगार को होगा। हम गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन में करेंगे तो किसको फायदा होगा? किसान को होगा। हम बैंकों के ऋण के अंदर सीएस में थोड़े टेक्निकल बदल कर व्यापारियों को कम टर्नओवर पर ज्यादा ऋण मिलेगा, ऐसी सिस्टम ला रहे। फायदा किसको होगा? व्यापारी को होगा। नहीं, पर इन्हीं को फायदा हो रहा है। आप लोन माफ करने की भी बात कर रहे हैं, इसी की तो बीजेपी मुखालफत करती थी कि हम लोग कोई लोन माफ नहीं करते, हम लोग रोजगार के मौके हमने पर तो आप लोन क्यों माफ कर रहे थे? हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की। कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर दे। नहीं, पर आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो, हमने उद्योगपतियों के लिए की है। हमने कभी भी किसानों की लोन माफी का ऋण माफी का इकोनॉमिक फिलॉसफी का जहां तक सवाल है, बीजेपी अपने आप को राइट ऑफ सेंटर पार्टी के तौर पे पेश करती थी। राहुल गांधी ऐसी लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव निकल नहीं रहा, इस पे बीजेपी के लीडर्स पहले अपोज करते थे। अब आप राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही आप भी सजेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। यूपी का किसान इतने गड्ढे में है कि उसको कितनी भी मदद कर लो, वो विदाउट प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म देने का भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जमीन की स्थिति को देख कर तय किया है। और जब तक यूपी के किसान को ऋण माफ नहीं करोगे, हम धान खरीदने की बात की है यूपी के किसान की, मगर धान होगा तो खरीदेंगे। गन्ना किसान के लिए हमने भुगतान की बात करी है, मगर किसान की जो खस्ता हालत है उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसलिए बात करी है। और हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी का विरोध नहीं। पर ये डिमांड तो फिर हर स्टेट में उठेगी, हर जगह लोग कहेंगे कि लोन माफ कीजिए। वहाँ की स्थिति देखकर निर्णय करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ नेताओं के बारे में, जैसे फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ हैं, हालांकि कैंपेन तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है युवा वाहिनी, वो अपने कैंडिडेट भी उतार रही है। ऐसा नहीं है, योगी जी की युवा वाहिनी का एक भी कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं है। एक दो लोगों ने युवा वाहिनी छोड़कर पर्चा डाला है और निर्दल के रूप में लड़ रहे हैं। क्योंकि वो सवाल ये करते हैं कि उनको आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, और ये सबसे बड़ा सवाल है। आप घूमिए, कौन प्रोजेक्ट करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, बीजेपी ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने इस चुनाव में किसी नेता को चीफ मिनिस्टर के तौर पे ना पेश करने का फैसला क्यों लिया? आपकी सोच क्या है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते लड़ेगी तो भी हम जीत जाएंगे। नहीं, क्योंकि कभी आप प्रोजेक्ट करते हो, कभी नहीं। आपने कहा कि मैं स्ट्रेटेजी, हर बार होता है। तो नहीं, स्ट्रेटेजी चुनाव के हिसाब से बनाता हूँ। इस बार की सोच क्या थी? मैंने कहा ना, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। और सामने जो दो प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी और मायावती, हमारा कोई भी पिकअप कर लो, ये दोनों से अच्छे हैं। ये दोनों ने शासन चला लिया है, माना मायावती जी ने भी चला लिया है, मुलायम सिंह जी ने भी चला लिया है और अखिलेश जी ने भी चला लिया है, और तीनों को देखा है। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी हमारे साथ आज आपके साथ हैं। वो आपसे अगला सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप अमित शाह जी ये नहीं मानते कि जो वोटर है वो नहीं चाहता कि कौन उसको ऊपर राज करेगा, कि मायावती करेगी या अखिलेश करेगी? दोनों के लोग उनको जानते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका ये क्वेश्चन मार्क है कि कौन बनेगा। तो ये आप नहीं समझते, आपने बिहार में भी ये ऐसे किया था, कि ये आप नहीं समझते कि ये आपके लिए कोई गलती हो सकती है? अरुण जी, कई जगह पे हमने ऐसा किया। महाराष्ट्र में भी ऐसा किया था, झारखंड में भी ऐसा किया था, हरियाणा में भी ऐसा किया, सब जगह जीते थे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी वेव, और वो काफी पास था। ना ऐसा बाद में असम में आपने डिक्लेयर किया था। ठीक है, डिक्लेयर किया था, मगर मोदी वेव के करीब नहीं था असम। नहीं, पर आपने डिक्लेयर किया था ना। हाँ, वो ठीक है, सीएम कैंडिडेट से हमारी पार्टी कई बार सीएम कैंडिडेट के बगैर जीती है। कई ऐसे, मैं आपको 25 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे राजनाथ सिंह जैसा चेहरा था आपके पास, बड़ा चेहरा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ठीक है भैया, हम तय करेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में अभी घूम रहे थे, लोगों ने पूछा कि मोदी जी तो नहीं आएंगे यहाँ पे, ये अखिलेश हैं, मायावती हैं, उनके खिलाफ कौन है? लोग ये जानना चाह रहे हैं, वाकई में जानना। नहीं, वो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पोस्टर सब आपके हैं, बाहर के लोग के ना सब मोदी जी के। आपने नहीं देखा? आपने राज करना है ना मोदी ने करना? एक सेकंड, आपने पोस्टर नहीं दिखे? उसमें राजनाथ सिंह जी का भी है, उमा भारती जी का है, कलराज मिश्र का है, केशव प्रसाद मौर्य के भी है, और इनके ज्यादा है, बाकी लोगों के कम है। नहीं, ये बिहार में तो ऐसा नहीं था। बिहार में तो मोदी जी थे या आप थे, तो इस बार स्ट्रेटेजी बिहार में भी पोस्टर लगे थे, ऐसा नहीं था ये। लेकिन एक मैसेज है
कि 6 नेता एक कलेक्टिव लीडरशिप एज अपोज टू इंडिविजुअल लीडरशिप? नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप का सवाल नहीं है। ये 6 पोस्टर लगे हैं, सबके इंडिविजुअल कटआउट्स भी लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज भी चेंज है। बिहार से आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या सबक सीखे, कि क्या गलतियां बिहार में हुई जो आप यहां पे अवॉइड करना चाहते? देखिए राहुल जी, बिहार की विफलता का कारण लेकर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पर भी विफल हूँगा। हर स्टेट की एक अलग राजनीति होती है, हर स्टेट्स की पॉलिटिक्स के अलग डायनेमिक्स होते हैं, इसके हिसाब से रणनीति बनती है। ए का एग्जाम्पल बी में कभी अप्लाई नहीं होता। एक जो चार्ज आपके अपोनेंट्स लगा रहे हैं वो ये कि प्रत्यक्ष तौर पे नहीं लेकिन जमीन पे मोहल्लों में बीजेपी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, कि कहीं ना कहीं कास्ट से परे हिंदू आइडेंटिटी पे वोट पड़ जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। इस चार्ज पे आप कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, मुझे लगता है मीडिया लॉ एंड ऑर्डर को इशू को कम्युनल इशू के साथ मिक्सअप करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लॉ एंड ऑर्डर का इशू मान लिया जाए तो कोई कम्युनलाइजेशन की बात ही नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को आप कम्युनल दृष्टि से देखते हैं तो गड़बड़ होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 19% कम से कम मुस्लिम वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, 73 सीटों में वो 30% से ज़्यादा हैं। आपने जितनी भी टिकट्स डिक्लेयर की हैं उनमें एक भी आपने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट? कई बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बार बार पीएम आउटरीच की बात करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप चाहते हो कि मुसलमान भी आपको वोट दें। मैं नहीं मानता टिकट के आधार पर ही मुसलमान का कल्याण हो सकता है। मैसेज क्या जाता है भाई? टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देते हैं, और मैं नहीं मानता कि टिकट के आधार पर ही मुसलमान का कल्याण हो सकता है। गुजरात में हमने कभी नहीं दिया, मगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का भला गुजरात में हुआ है। नहीं, पर फिर आप मान रहे हैं कि मुस्लिम आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, ना आप कोशिश कर रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा मुस्लिम हमें बिल्कुल वोट नहीं, ना आप कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए कुछ तो, मतलब कैंडिडेट होते हैं आपके तो। देखो राहुल जी, टिकट का चयन विनेबिलिटी के आधार पर ही होता है। अच्छा, ये बताइए, आप सवाल पूछ रहे थे? नहीं, मेरे को जो सुनाई दे रहा है कि आप एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट आपके ऊपर पड़ेगा, कि अखिलेश को तो वो कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, मायावती को वो जानते हैं, तो आपके ऊपर लोग वोट करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, तो ऐसा विकास नहीं, तो अखिलेश भी बोल रहा है। एक सेकंड, तो आपका मैसेज क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल के रेफरेंस में मैंने ये जवाब दिया था, मायावती और अखिलेश जी को शासन करते हुए लोगों ने देखा है। हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर यूपी के लिए बहुत करने का प्रयास किया है, मगर हमें इतनी सफलता नहीं मिली। हमारे यूपी की जनता को मैसेज बहुत स्पष्ट है, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो नरेंद्र मोदी के साथ सहयोग कर आगे बढ़े। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो यूपी के लिए जो करना चाहती है वो अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा जा सकेगा। जैसे हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र में बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार में उसका प्रीमियम ही नहीं भरा गया, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला। जैसे यूपीए की सरकार की कंपैरिजन में हमने 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा हर साल, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया हमने ज्यादा बेचा है। 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में खत्म हो गया, जमीन पर नहीं पहुंचा। मगर जो केंद्र की डायरेक्ट योजना थी, जैसे उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को गैस देने की योजना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीब महिलाओं को गैस दिया है, और आज गरीब महिलाओं की झोंपड़ी से धुएं को निकालने में हम सफल हुए, क्योंकि वो सीधा केंद्र सरकार के इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा था। अगर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो कि यूपी सरकार है वो ठीक हो जाती है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं और महिला कल्याण, दलित कल्याण, पिछड़ा कल्याण, ये सारी चीजों को एक अच्छा कंसोलिडेशन कर यूपी को आगे बढ़ा सकेंगे। इसीलिए हमने हमारा चुनावी घोषणा पत्र भी इसी तरह से बनाया है। किसानों के ऋण माफ करने की बात ही, 0% पर ऋण देने की बात की है। हमने सारे यांत्रिक कत्लखानों को समाप्त कर किसानों के पशुधन को बचाने की बात की है। एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाने की बात की है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की है। एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स है जिसमें डेयरी भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। मगर ये सारा इम्प्लीमेंट करना है तो ज़्यादातर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट्स
तो इससे जुड़े दो सवाल हैं। जैसे आपने कहा कि जो इलीगल एबटवाज हैं, बूचड़खाने, उनको आप इलीगल नहीं है, सारे बंद कर दें। सारे बंद कर देंगे, सारे यांत्रिक। मैं आपको बताता तो हूँ, ये गंगा जमुना का प्रदेश है, यहाँ पर 50 फुट नीचे जाओ पानी आता है। सबसे ज्यादा श्वेत क्रांति की संभावना है, पॉसिबिलिटी उत्तर प्रदेश में पड़ी है, मगर बहुत पिछड़ गया है दूध के उत्पादन में, क्योंकि 20 साल के अंदर सारे दूध देने वाले पशु बूचड़खानों के अंदर कत्ल कर दिए गए। पर हजारों लोगों की नौकरियां भी जुड़ी हैं इनसे। हजारों लोगों की नौकरियां भी मिलेगी। अब गाय लोग- भैंस पालेंगे, दूध का व्यवसाय करेंगे, समृद्ध होंगे। एक अकाल आता है, एक बाढ़ आती है, बार बार बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में, किसान बदहाल हो जाता है। 2 भैंस है, 2 गाय है, तो अपना 6 महीना बेचारा दूध बेचकर निकाल सकता है। आप जाकर आइए देवरिया बेवरिया, ये सब हमारे पूर्वांचल के एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रात को कत्ल खाने वाले घर के सामने बंधी हुई भैंस उठा कर ले जाते, कोई थाने पर रपट नहीं लिखता। हमने तहकीकात भी दिखाई थी, लेकिन ये जुड़ा होगा कम्युनल सवाल से। क्योंकि ज्यादातर जो एबटवार्स हैं, बूचड़खाने हैं, वो मुसलमान समुदाय के लोग चलाते हैं। मुसलमान भैंस नहीं रख सकता क्या? नहीं रखते हैं, लेकिन नुकसान तो उनको होगा, नौकरियां उनकी जाएंगी। अरे नौकरियां कैसे जाएगी भाई? भैंस रखेगा तो दूध भी तो मिलेगा उसको। नहीं, पर ये तो एक कारोबार है सर, एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। वो ठीक है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में है बीफ के। 17 करोड़ किसानों के जीवन को नर्क बनाकर ये कारोबार नहीं कर सकते। आप पूरा बंद कर देंगे यांत्रिक कत्लखाने पूर्णतः बंद कर दें। और ये कम्युनल है फैसला कि नहीं? जरा भी कम्युनल नहीं, ये किसानों के हित में है और सोशल एम्पावरमेंट का मुद्दा है। नहीं, लोगों ने फिर एंटी रोमियो स्क्वाड पे सवाल उठाए, कहा कि ये तो कहीं ना कहीं लव जिहाद जो आप कहते हैं, जो सब देखिए, लव जिहाद और एंटी रोमियो कोड दो में, स्कूल में आप, मैं जहाँ पहले रहता था, अहमदाबाद नहीं उत्तर दिल्ली में, वहाँ पर सारी की सारी बिल्डिंग बच्चियों की हॉस्टल्स की बनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माँ बाप अपने बच्चे को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कॉलेज नहीं भेजते हैं भाई, परेशानी के कारण। स्थिति ऐसी नहीं है। आप बहुत दूर जी रहे हो राहुल जी। नहीं, पर ये विजिलेंटिज्म नहीं है, जैसे वो गौ रक्षक थे, लोगों को रोकते थे। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड करेगा, पुलिस का बनेगा, पुलिस कर्मचारियों का। आप ठीक पढ़े नहीं हो। थाने के अंतर्गत महिला पुलिस का दस्ता होगा जो रोमियो को ठीक करेगा, और वो सभी जाति की विद्यार्थिनियों की रक्षा करेगा। क्योंकि चिंता ये हुई कि कहीं ये विजिलेंटिज्म को इनकरेज तो नहीं करेगा, उसको अरे बढ़ावा। भैया, पुलिस करेगी, आप समझ रहे हो? मैं समझ गया, लेकिन जब पुलिस भी जाती है, फर्ज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ ना सवाल क्यों आ रहा है। मेरठ से फोटो आई, आगरा से आई कि कपल्स हैं वैलेंटाइन डे से उससे पहले अरे बागीचे में हैं। कॉलेज की प्रीमाइसिस के लिए आप ठीक से समझो, सिर्फ कॉलेज के कॉलेज की प्रीमाइसिस में जो छात्राओं की छेड़खानी होती है, इससे प्रोटेक्शन देने के लिए एंटी रोमियो कोड बनाया जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश की हमने बात की, कुछ देर तक जो बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। उत्तराखंड लें, गोवा लें, दोनों में कांटे की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि मतलब अमित शाह आराम से बैठ जाएं कि गोवा भी जीत गए, मतलब टक्कर हो रही है। ऐसा क्यों है कि आप स्वीप नहीं कर रहे? आपका ऑपोजिशन भी जम के लड़ रहा है आपसे। हाँ तो लड़े ना, डेमोक्रेसी है भाई। हम थोड़ी ना इंदिरा गांधी है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना विचार लेके, अपना अपना कैडर लेके चुनाव में हिस्सा ले। नहीं, पर क्या लेना ये ही दिखाता चाहिए। है कि जो एक तरफा मोदी वेव थी वो अब थोड़ी कम हुई है? वो काउंटिंग के बाद देखिएगा। नहीं, चुनाव पर तो सबने लड़ना ही चाहिए, मैं तो मानता हूँ सबने लड़ना। नहीं, पर जैसे गोवा से जो आ रहा है वो ये है कि चलिए बीजेपी थोड़ी आगे है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक पहुंचते या नहीं, इस पे सवाल है। उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि ठीक है, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले गोवा में जब कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमारी बनी। लास्ट टाइम एक ही बार बनी, हमारी बनी। हमने 5 साल स्थिरता दी है। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, क्योंकि 40 ही सीट है और बहुत छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़े वोट से हार जीत होती है, मगर हम पूर्ण बहुमत के साथ गोवा में आएंगे। पर्रिकर साहब को दिल्ली लाना क्या ये गलती साबित हुई? ये अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है, दोनों ऑप्शन ओपन है। हमने बहुत स्पष्टता से कहा था कि चुनाव का परिणाम आने के बाद हम फैसला करेंगे। कुछ हद तक गोवा में आम आदमी पार्टी ने पेनिट्रेट किया, शायद ज्यादा नहीं, वो खुद भी मान रहे हैं, लेकिन पंजाब में उनकी काफी पेनिट्रेशन हुई। क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करती है पंजाब के चुनाव में, तो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए भाई, कोई भी पार्टी को कोई बढ़ते हुए रोक नहीं सकता, और आप लोगों मतलब मैं आज तक की बात नहीं कर रहा, मीडिया का खासा समर्थन है। वो तो कहते हैं कि विपक्ष है, वो कहते हैं आप हमें दिखाते नहीं। जनता भी देखती है ना, और किसी को बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। मगर मैं मानता हूं पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है। परिणाम क्या आएगा इसका अंदाज लगाना मुश्किल है।
नहीं, पर आप ये मानते कहीं ना कहीं जो एक ये सोच है कि बीजेपी को भी रिजेक्ट करो, कांग्रेस को भी रिजेक्ट करो, एक तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ो जो एंटी करप्शन, वो सोच नीचे तक जा रही है। देखिए, एक दो स्टेट के कारण आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने यूपी में भी बढ़ने का प्रयास किया था, बाद में विड्रॉ कर गए। आसाम में भी बढ़ने का प्रयास किया था, विड्रॉ कर गए। बिहार में भी गए थे, विड्रॉ कर गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, ठीक है, देखेंगे परिणाम क्या आता है। पर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनका जो पिच है, उनका जो कैंपेन है, वो लोगों में आकर्षण क्यों पैदा कर? देखिए, मुझे बहुत ऐसा नहीं लगता है, मगर कोई भी पार्टी ग्रो करे अपने बल पर, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती भाई, ये जनता का फैसला होता है। तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रो कर ही रही है, वो लॉजिकल सी बात भी है, कर भी रही है। करे या नहीं करे, परिणाम में देखिए। हम आते हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं बीएमसी के। अब उद्धव ठाकरे आपके दोस्त हैं या दुश्मन, उसी पर सवाल खड़ा हो गया। चला तो आप मिल के रहे हैं, लेकिन दनादन जैसे केजरीवाल राहुल हमला करते हैं, वैसे उद्धव ठाकरे हमला करते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ रहे उद्धव जी, हम भी चुनाव लड़ रहे, तो बोलेंगे। चुनाव सामने सामने लड़ते हैं तो अपने पक्ष में वो लोग, दोनों पार्टी, हमारे लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दिया, मेरे पास बयान है कि वो तो वर्स्ट एवर रेजिम, मतलब हिंदुस्तान की सबसे खराब सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे जताते हैं कि देश 2014 के बाद ही जन्मा, उससे पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी वो सरकार का हिस्सा है। आप क्या कहते हैं? आपकी मैंने कह दिया ना, फिर भी वो सरकार का हिस्सा आप है। उनसे क्या कहते हैं? बात होती है आपकी उधर? मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है, बीएमसी के काउंटिंग के बाद बात करेंगे। नहीं, कि बीएमसी की काउंटिंग के बाद शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव सरकार चलाएंगे या अलग हो जाएंगे? अरे भैया, एक बार काउंटिंग हो जाने दो, बाद में उद्धव जी से बात करेंगे। अभी बात नहीं हो रही। अभी क्या, हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात करना? नहीं, पर इससे बड़ी अजीब सी बात है ना कि वो आपके सरकार में है, मंत्री भी उनके हैं, साथ में आप लोग महाराष्ट्र में चलाते हैं, वो हमला किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी अपने एलाइज के साथ अच्छा बर्ताव, क्या मोदी वाली बीजेपी, अमित शाह वाली बीजेपी? देखिए भाई, एलाइज का इसमें सवाल नहीं है। वहां की स्थानीय इकाई की चुनाव में दोनों प्रदेश की टीमों ने, शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आमने सामने लड़ते हैं तो एक दूसरे के बखान नहीं करते हैं ना, अपने अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं। क्या शरद पवार से बैकरूम चैट चल रही है कि अगर उद्धव ठाकरे गए तो शरद पवार आ जाएंगे? देखिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली राहुल जी, एक बार बीएमसी का परिणाम आ जाने दीजिए। तो आपके हिसाब से ऑल इज वेल हो जाएगा बीएमसी के बाद? ठीक हो जाए। नहीं, वो वापस आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी तो काफी चर्चा चल रही है बॉम्बे में। कहाँ गए हैं मगर? पर लड़ रहे हैं सर आपसे। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, मगर गए कहाँ? बड़ा पिक्चर क्या है एंड में, ये बताएं कि ये जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, आपके हिसाब से इस चुनाव के नतीजे के बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ये मिड टर्म अप्रेजल है, लोगों के बीच में आप लोग गए अपने काम को लेकर, क्या बड़ा मैसेज? मैं मानता हूं कि 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पंजाब में भी, वो तो छोड़ दीजिए। नहीं, 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑल ओवर ही देखा जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हमारी जो स्थिति है उसको काफी अच्छी, बेहतर बनाएंगे। बहुत सारी जगह पे हम सरकार बनाएंगे। बहुत सारी जगहों पे आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे। यहाँ पे हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो शिवसेना के लिए कैंपेन करेंगे। आप तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? क्योंकि नहीं, इसमें क्या देखना भैया, चुनाव में कोई कैंपेन तो करेगा ना। नहीं, लेकिन क्यों कैंपेन नहीं करेंगे? अगला बड़ा चुनाव होने वाला है फिर गुजरात में। हाँ, तो ठीक है। पाटीदार समुदाय अभी भी आपसे ज्यादा खुश नहीं है, हम लोग हैं। हाँ, हम अभी चुनाव आने तो हम जाएंगे, तब आप ठीक करने की कोशिश करें। नहीं ठीक करने की नहीं, ठीक ही है। जितने भी चुनाव हुए गुजरात में स्थानीय इकाई के, सब हम जीत गए, सब जगह हम जीते। उपचुनाव हुए, तीनों असेंबली हम जीत गए। आपको लग रहा है राहुल गांधी बेहतर कैंपेनर बन रहे हैं पहले से? अब उतनी बोरिंग नहीं होती उनकी स्पीचेज? देखिए भैया, ये दोनों ने पहले से ही हार स्वीकार कर ली। कैसे? समाजवादी पार्टी को अगर भरोसा होता है कि हम 5 साल की सरकार चलाने के बाद जनता हमारे साथ है, तो 100 सीट राहुल को देते क्या? आप बताइए, देते? बिल्कुल भी नहीं देते। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम हार चुके हैं। नहीं, पर ये एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो राहुल जी ने 27 दिन का यात्रा निकाला था, 27 साल यूपी बेहाल, उसमें से 10 साल निकाल दिए, अब 17 साल यूपी बेहाल कहते हैं। वो 100 सीटों में मन मसोकर बैठी, 100 में भी 30 प्रत्याशी सपा से उधार लिए हुए हैं। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, एक प्रदेश की पार्टी के साथ
छोटे भाई की भूमिका निभा रही है, वो स्वीकार होगा है कि उनका नेतृत्व चलता नहीं है। अगला सवाल अरुण पुरी पूछ रहे हैं। ये जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं अमित जी, आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? हर इलेक्शन हमारे लिए चलाते हैं। नहीं, हर इलेक्शन एक इम्पैक्ट खड़ा करता है, हर इलेक्शन का इम्पैक्ट होता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर हमारी जो यात्रा है, विजय यात्रा, उसको बहुत आगे ले जाएंगे। नहीं करें तो मैं ऐसा नहीं सोचता, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। पर ये टेंशन होती है कि आपकी एक इमेज है इस बार जरा भी देखिए, मैं इमेज के चक्कर में कभी नहीं पर उससे धौस से सर आपकी एक जादूगर टाइप की इमेज है, इसलिए लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जो फैसला लेते हैं वो मानते हैं। नहीं, ऐसा अगर नहीं, फर्ज कीजिए दिल्ली, बिहार, उसके बाद यूपी में भी गड़बड़ हो गया तो लोग तो फिर सवाल पूछेंगे। भाई ऐसा है कि जादूगर टाइप की इमेज भी मीडिया ही बनाता है और तोड़ता भी मीडिया है। मैं हमारी पार्टी को निष्ठा से जिताने का प्रयास करता हूँ। सारे इलेक्शन जीते, दिल्ली बिहार में हम हारे, ये भी वास्तविकता है। उसके बाद में आसाम में असंभव सा चुनाव था, जीते, ये भी वास्तविकता है। केरल, बंगाल में हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए, ये भी वास्तविकता है। आज उड़ीसा का परिणाम कल आया है, उड़ीसा में हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए। आप स्थानीय इकाई के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पर जीती, हम करीब बीजेडी के पास आ गए और अगले चरणों में, वहां पे 6 चरण में चुनाव, अगले चरणों में और मजबूत होकर बाहर आए। तो ठीक है, ये तो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, मगर जहां तक ये 5 राज्यों का सवाल है, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में से बहुत मजबूत होकर बाहर है। अमित शाह साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।